वालेकुम स्टूडेंट्स जीरो लॉ के बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आप सारे लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करने से पहले कुछ ये डेफिनेशन है आपके सामने आ रही हैं। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, कुछ बेसिक टर्म है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर। उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है। उसके बाद स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन है। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन है। उसके बाद मुख्तलिफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे हो, आइसोकोरिक प्रोसेस है जो सेम वॉल्यूम पे हो, आइसोबैरिक प्रोसेस है जो सेम प्रेशर पे हो, एडियाबैटिक प्रोसेस है जो जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं जो बिल्कुल स्लो हों। जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को जो पहले लेक्चर दिया है उसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जैसे एक कोई गैस का सिलेंडर है जिसके ऊपर मूड में पिस्टन लगा हुआ है, आप उस सिलेंडर के ऊपर रेत का एक एक ग्रेन डालना शुरू कर दें। जब रेत का ग्रेन डालेंगे आमतौर पर ये होता है, आप लोगों ने कभी ये एयर पंप देखा होगा जिससे हवा भरते हैं साइकिल के या मोटरसाइकिल की ट्यूब के टायर में हवा भरते हैं। वो पंप को यूं ही कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर रेज करता है, नीचे से पंप गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो सडन कंप्रेशन है, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जैसे मैंने कहा एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ मूव कर सकता है। एक ग्रेन डालें, एक ग्रेन डालने से इतनी मामूली सी कंप्रेशन हुई है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब भी जितना टेम्परेचर बाहर है इतना अंदर है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल कंप्रेशन है। आप इस तरह एक एक ग्रेन डालते जाए, एक एक ग्रेन डालते जाए, एक एक ग्रेन डालते जाए, तो जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और फिर एक रिवर्सिबल कंप्रेशन होगी, एक एक ग्रेन उठाते जाए, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर भी इक्विलिब्रियम है, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इक्विलिब्रियम रहता है। टेम्परेचर में चेंज नहीं आती, प्रेशर में और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में इन्फिनिटेसिमल चेंज आती है, बहुत ही मामूली चेंज आती है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। इंटरनल एनर्जी के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। न्यूक्लियाई की एनर्जी, तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ये पहले बात हो चुकी है। इंथैल्पी या हीट कंटेंट के बारे में बात हो चुकी है कि इंटरनल एनर्जी के साथ में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऐड करें वो इंथैल्पी होता है। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। याद रखिए ये सारी की सारी टर्म जो मैंने आप लोगों को बताई हैं इनके बारे में मैं आप लोगों से पहले बात कर चुका हूँ। आप लोग याद रखें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो आपको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो उसके बाद टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम उसमें ना मास ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कांस्टेंट, ये एक दूसरी डेफिनेशन है कि सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ परपेचुअल मशीन व्हिच कुड वर्क कंटीन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है कि आप लोग एनर्जी प्रोवाइड ना करें और वर्क कर लें। जो वर्क है वो भी एक तरह की एनर्जी है। आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वर्क होगा, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वर्क नहीं होगा। तो दरअसल ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन है, और ये ऊपर जो लिखी है ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन है। इन तमाम डेफिनेशन में जो ये आखिरी डेफिनेशन है ये तो बिल्कुल यही डेफिनेशन है कि एनर्जी ना क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती है। मतलब ये नहीं कर सकते कि आप एनर्जी ना दें और वर्क हो जाए, एनर्जी देंगे तो वर्क होगा, एनर्जी ना दें और वर्क हो जाए ये पॉसिबल नहीं। तो ये डेफिनेशन सेम है क्योंकि वर्क भी एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वर्क भी।
टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कांस्टेंट, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन। ये देखें आप लोगों के सामने यहाँ पे सपोज आप लोगों के सामने ये कोई सिस्टम है। जब आप सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, और जब किसी सिस्टम में से एनर्जी निकलती है हम कहते हैं एनर्जी इज लेस देन जीरो। सपोज आपने इस सिस्टम को एनर्जी दी, इस सिस्टम को एनर्जी आपने दी, सपोज आपने इस सिस्टम को 3 जूल एनर्जी दी। वो जो आपने 3 जूल इसको एनर्जी दी है, कहाँ से दी है? याद रखें आपने वो एनर्जी सराउंडिंग से दी, एक गैस को बर्न करके दी है। जितनी एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आई है, सिस्टम ने 3 जूल एनर्जी ली है, इसका मतलब सराउंडिंग से 3 जूल एनर्जी आई है। लेकिन अब भी सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। सपोज सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी 10 जूल थी, 7 जूल इसकी एनर्जी थी सपोज, और 3 जूल एनर्जी इसकी थी। मैं फर्ज कर रहा हूँ सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी 10 जूल थी, 7 जूल इसकी थी सराउंडिंग की और 3 जूल सिस्टम की थी। अब अगर ये सराउंडिंग 3 जूल एनर्जी लूज करे तो अब इसके पास कितनी रहेगी? 7 जूल टोटल थी, सराउंडिंग के पास 3 जूल थी सिस्टम के पास। अब टोटल कितनी है? 7 और 3 10 है, टोटल 10 है सिस्टम और सराउंडिंग की। अब सराउंडिंग ने 3 जूल एनर्जी और सिस्टम को दे दी। अब सराउंडिंग के पास कितनी रहेगी? 4 जूल, और 3 जूल इसको दे दिया, इसके पास टोटल 6 जूल आ गई, टोटल अब भी 10 है। तो सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जो एनर्जी सिस्टम को जाती है वो सराउंडिंग से आती है। इफ एनर्जी सपोज 3 जूल इज एडेड टू द सिस्टम, हम कहेंगे इज ग्रेटर देन जीरो, जो एनर्जी सिस्टम को ऐड होती है। वेयर डिड दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी कहाँ से आई? सराउंडिंग से आई। सराउंडिंग ने 3 जूल एनर्जी लूज की है और सिस्टम ने गेन की। टोटल एनर्जी अब भी कांस्टेंट है सिस्टम और सराउंडिंग। ये डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दूसरी डेफिनेशन कि सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्योंकि जितनी एनर्जी सिस्टम को जाती है वो सराउंडिंग से आती है, टोटल उनका फिर भी कंजर्व रहता है। फिर क्वेश्चन है कि आप लोग एनर्जी जो है वो कैसे प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं? एनर्जी आप लोग किसी सिस्टम को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? याद रखें एनर्जी प्रोवाइड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिस्टम को हीट करें, सपोज आप लोगों के पास ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक को आप लोग हीट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई जा सकती है इसको हीट करके। सिस्टम में एनर्जी कैसे ऐड की जा सकती है? सिस्टम को हीट प्रोवाइड करके, और जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाए तो हम कहते हैं Q इज ग्रेटर देन जीरो। एनर्जी प्रोवाइड करने का एक तरीका तो ये होगा कि आप हीट ऐड करें सिस्टम में। हीट ऐड करने का और भी तरीका है। सपोज आप लोगों के पास एक यहाँ पे सिलेंडर है, इसके अंदर गैस मौजूद है, और इस सिलेंडर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा है। तो आप इसको भी हीट करके इस गैस को हीट करें तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी, गैस एक्सपेंड कर जाएगी। ये दूसरा तरीका है कि आपने सिस्टम को, यहाँ पे सिस्टम ये गैस है जो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज की है, आपने इसको हीट प्रोवाइड की। जब आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, आप सिस्टम में एनर्जी ऐड कर सकते हैं, जिसका एक तरीका ये है कि आप उसको हीट करें सिस्टम को। तो आप जब हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं हम कहते हैं Q इज ग्रेटर देन जीरो। अब दूसरा तरीका वो है आप वर्क करें सिस्टम के ऊपर। जब आप लोग वर्क करेंगे वो फिर एक दूसरा तरीका है जिससे आप लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। कैसे वर्क करेंगे? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि वर्क करके सिस्टम को आप लोग हीट प्रोवाइड कैसे, एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं सिस्टम की वर्क करके। सपोज आप लोगों के पास ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस मौजूद है। मैं आपको ये बता रहा हूँ एक तरीका तो इसकी एनर्जी बढ़ाने, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन। यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर पड़ा है, यहाँ पे एक पेपर पड़ा है इसके अंदर। तो आप लोग इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं,
एक एनर्जी बढ़ाने का तरीका तो ये था कि आप इसको हीट करें, तो हीट करने से भी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है, अब ये तरीका है, अब इस तरीके से हम उसकी एनर्जी नहीं बढ़ा रहे, इस तरीके से नहीं बढ़ा रहे, इसको साइड पे कर दें। हम इस तरीके से इसकी एनर्जी नहीं बढ़ा रहे। अब हम इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, इसके ऊपर वर्क कर। तो आप इस पिस्टन को अचानक से कंप्रेस करें। जो ही कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन से हीट पैदा होगी और ये जो पीस ऑफ पेपर है ये बर्न करना शुरू कर देगा। आपको यूट्यूब पे कई डेमो मिल जाएंगे, और ये तो बड़ी एक आम सी बात है। आप लोगों में से आप लोग पूछें या खुद एक्सपीरियंस करें, ये जो हवा भरने वाला पंप होता है, जो ही आप अचानक से कंप्रेस करते हैं वो नीचे से गर्म हो जाता है। इसका मतलब है आपने जो वर्क किया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आप इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं। सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने के दो तरीके। आप इसको डायरेक्ट हीट करके इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरा है इसके ऊपर वर्क करके आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। दो तरीके, हीट करके और वर्क करके। यहाँ जो हमने वर्क किया है वो भी हीट एनर्जी में चेंज हुआ है, और हीट एनर्जी के जरिए आप लोगों ने, एक ये है कि डायरेक्ट हीट करें इसको, दूसरा तरीका ये है कंप्रेस करें तो वर्क करें। दोनों तरीकों से आपने हीट करके और वर्क करके आपने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की। इन दोनों में जो ये हीट है या वर्क है ये सराउंडिंग से आया है। यहाँ पे जो हीट आप करते हैं तो वो कहाँ से आया है? वो जो गैस बर्न करती है या जो एक मोमबत्ती है उसका फ्लेम है, उसकी एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है इसमें। तो केमिकल एनर्जी इस एनर्जी में चेंज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी में चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, लेकिन टोटल अब भी कांस्टेंट है। जितनी एनर्जी ये लूज कर रहा है इतनी एनर्जी ये गेन कर रहा है। इसी तरह जब आप कंप्रेस करते हैं तो आप लोगों के जो मसल हैं उनकी ताकत लगती है। आपकी मसल की जो पावर है वो आपने, वो जो मसल की एनर्जी है उस एनर्जी को आपने वर्क में कन्वर्ट किया है, और वर्क आगे हीट में कन्वर्ट हुआ है। तो सिस्टम को जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, हीट के जरिए की है या वर्क के जरिए की है, वो दोनों की दोनों तरह की जो एनर्जी जो आपने सिस्टम को प्रोवाइड की है वो आपने सराउंडिंग से ली। इसका मतलब है सिस्टम के साथ जो एनर्जी का लेन देन है दो तरीकों से कर सकते हैं, हीट करके या वर्क करके। एनर्जी का जो लेन देन है सिस्टम के साथ, सपोज आप लोग किसी बैंक से कुछ पैसे लेना चाहते हैं, उस बैंक में ट्रांजैक्शन के दो मोड हैं। या तो आप उसमें गोल्ड रखें तो वो आपको पैसे देंगे, या आप अपनी जमीन गिरवी रखें तो वो आपको पैसे देंगे। यानी पैसे लेने के दो तरीके हैं, सिस्टम के साथ लेन देन करने के दो तरीके। या जमीन रखें तो आपको पैसे मिलेंगे, या गोल्ड रखें तो पैसे मिलेंगे। इसी तरह यहां सिस्टम के साथ एनर्जी का लेन देन करना हो, जैसे मैंने कहा बैंक के साथ पैसों का लेन देन करना, सिस्टम के साथ एनर्जी का लेन देन करना हो, दो तरीकों से हो सकता है, या हीट प्रोवाइड करके या वर्क करके। अगर हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो Q इज ग्रेटर देन 0। अगर वर्क सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो W इज ग्रेटर देन 0। दो तरीकों से आप सिस्टम की एनर्जी बढ़ा सकते हैं। अब सिस्टम एनर्जी लूज कैसे करता है? जैसे मैंने कहा, जिन दो मोड से ये एनर्जी गेन करता है उन्हीं दो मोड से ये एनर्जी लूज भी करता है। एक सिस्टम, एक आप लोगों के पास सपोज एक ब्लॉक है एल्यूमिनियम का, उसको आप हीट करते हैं, हीट करके आप उसको रख देते हैं तो वो हीट लूज करेगा। हीट लूज करके हीट की फॉर्म में वो एनर्जी लूज करेगा। याद रखें एनर्जी गेन दो मोड में की थी, हीट की फॉर्म में एनर्जी गेन की थी, वर्क की फॉर्म में एनर्जी गेन की। एनर्जी लूज भी दो तरीकों से करेगा, हीट की फॉर्म में लूज करेगा या वर्क की फॉर्म में एनर्जी जो है वो लूज करेगा। वर्क की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में तो ठीक है, आप लोगों ने एल्यूमिनियम का एक हॉट ब्लॉक है उसको आपने रख दिया यहाँ, जब आप उसको रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो हीट लूज करता है, हीट लूज करना शुरू करता है, वो एनर्जी लूज कर रहा है हीट की फॉर्म। दूसरा तरीका ये है, सपोज आप लोगों के पास ये पिस्टन है, इसके पास काफी सारी एनर्जी है, आप इस की एनर्जी लूज कैसे हो सकती है?
इसकी एनर्जी लूज हो सकती है। सपोज आप लोग इसको हीट करते हैं तो ज़ाहिर है ये सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। ये एनर्जी कैसे लूज हो सकती है? आप इसके ऊपर कोई वेट रख दें, ये पिस्टन यहाँ पे था, आपने इसके ऊपर कोई वेट रखा। अब जब आपने इसके ऊपर कोई वेट रखा, पिस्टन के ऊपर आपने कोई ना कोई वेट यहाँ पे रख दिया, तो आप इसको जब इसको हीट करेंगे, ये जो मालिक्यूल गैस के यहाँ पे मालिक्यूल मौजूद है, हीट करने से गैस के ये मालिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं और फिर ये गैस एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होती है कि आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की और उस जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ी और फिर सिस्टम ने वर्क किया। ये कहाँ पे होता है? आप गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल बर्न होता है, कंबस्शन होता है पेट्रोल का। तो आपने उस पेट्रोल के इंजन को, जो कि सिस्टम है, एनर्जी आपने उसको हीट किया है। हीट करने से उसने एनर्जी उसके अंदर ऐड हुई है, वो एनर्जी आगे गाड़ी को ड्राइव करती है, वर्क करती है। आपने हीट प्रोवाइड की सिस्टम को, सिस्टम ने, सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, सिस्टम ने वो एनर्जी इस्तेमाल की वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, आपने क्या किया, इधर देखिए, आपने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जिसमें मैंने पहले कहा कि यहाँ पीस ऑफ पेपर है, आप इस पिस्टन को अचानक से कंप्रेस करेंगे तो ये हीट हो जाएगा। आपने वर्क को हीट में कन्वर्ट किया और हीट जो है वो लूज हो जाएगी, यहाँ से वाल से हीट लूज हो जाएगी, वाल से, या वो हीट जो है उसने उस पेपर को बर्न कर दिया। तो जो आपने वर्क किया वो हीट की फॉर्म में लूज हुआ। दूसरा तरीका कि आप हीट प्रोवाइड करें जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और सिस्टम वर्क करेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको फाइनल जो है वो बताना चाहता हूँ। जब एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है तो E इज ग्रेटर देन 0 कहा जाता है। सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं, या आप सिस्टम को हीट करें या आप सिस्टम पे वर्क करें। सिस्टम को हीट करने की एग्जांपल मैंने ये दी थी आप लोगों को, एक सिलेंडर के अंदर गैस है, आप उस सिलेंडर को हीट करें। जब आप उस सिलेंडर को हीट करेंगे तो उस गैस एक्सपैंड कर जाएगी, तो गैस के अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब वो जो गैस के अंदर एनर्जी आई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क करने के लिए। जैसे ये हाइड्रोलिक पंप होते हैं, सिस्टम के अंदर एनर्जी वो चेंज होती है, गाड़ियों के ऊपर उठा रही होती है, या आप लोग गाड़ियों के इंजन के अंदर जब पेट्रोल जलाते हैं, वहाँ जो इंजन है वो एक सिस्टम है। जब आप पेट्रोल बर्न करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड हो जाती है और वो एनर्जी आगे यूज होती है वर्क करने में। तो सिस्टम में ऐड होने वाली एनर्जी जो है वो वर्क करने में इस्तेमाल होती है, सिस्टम के अंदर ऐड होने वाली एनर्जी वर्क करने में इस्तेमाल होती है। दूसरा तरीका, आपने, मैंने कहा कि आप लोगों के पास, तो इसका मतलब जो हीट आपने ऐड की थी, मैंने जानबूझ के हीट और वर्क को आमने सामने लिखा है कि आप हीट के जरिए सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम आगे वर्क करेगा। दूसरा तरीका है कि आप कंप्रेस करें अचानक से पिस्टन को, तो वो जो आपने वर्क किया है उसने हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, जहां वहां पे मौजूद एक कागज जो है वो जल गया है और वो हीट एनर्जी फिर लूज हो गई है, वाल से भी लूज हो गई हीट एनर्जी। तो हीट को वर्क में चेंज किया जा सकता है और वर्क को हीट में चेंज किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर कौन सा काम हम करते हैं? ज्यादातर हम पता है कि हम लोग हीट करते हैं किसी सिस्टम को और हीट के जरिए हम गाड़ियां चलाते हैं। ये बहुत ज्यादा काम है जिनमें हीट, सिस्टम को हीट करके सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई जाती है और सिस्टम उस एनर्जी को वर्क में चेंज करता है। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आपने सिस्टम को हीट किया, हीट करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, फिर सिस्टम ने वर्क किया। बहुत कम ऐसा होता है कि, हालांकि होता है, जैसे मैंने कहा कि आपने कंप्रेस किया, गैस का कंप्रेशन से हीट ऑफ कंप्रेशन आ गई, हीट हो गया, वर्क करने से हीट पैदा हो गई और हीट जो है उसने कागज को बर्न किया। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारा टारगेट ये होता है कि हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करें, हम वर्क करें जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाए और वो सिस्टम की एनर्जी आगे हीट में चेंज। अब क्या है, जो सिस्टम, उसकी एनर्जी दो तरीकों से बढ़ाई जा सकती है। सिस्टम को हीट करें तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी,
सिस्टम पे वर्क करें तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम को हीट करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और सिस्टम वर्क करेगा। आप सिस्टम पे वर्क करेंगे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एनर्जी आगे हीट में चेंज हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर मैं ये बता रहा हूँ कि आप सिस्टम को हीट करते हैं, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, जिससे सिस्टम जो है वो वर्क करता है। जब सिस्टम में आप हीट ऐड करेंगे, सिस्टम पे वर्क करेंगे, Q इज ग्रेटर देन 0, W इज ग्रेटर देन 0। और जब सिस्टम वर्क करता है, जैसे एक गैस एक्सपैंड करती है और गैस के ऊपर आपने एक वेट रखा होता है, तो वो सिस्टम, गैस फैल रही है, गैस सिस्टम है, वो वर्क कर रहा है, वर्क इज लेस देन 0। और जो सिस्टम हीट लूज करता है वो उसमें Q इज लेस देन 0। तो जब एनर्जी लूज होती है तो E इज लेस देन 0। एक और बात, अगर मैं पूछूं कि सिस्टम के पास टोटल कितनी एनर्जी है, तो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है अब, तो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी सिस्टम ने ली और कितनी लूज की, उसे बोलते हैं Q नेट। जितनी सिस्टम ने एनर्जी ली, सिस्टम की जो एनर्जी में चेंज आया है, वो एनर्जी में चेंज कितना आया है, मैं ये बताना चाहता हूँ, सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज सिस्टम के पास जो पहले एनर्जी थी वो 8 जूल थी, सिस्टम के पास पहले एनर्जी 8 जूल थी, और फिर आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की 20 जूल, 20 जूल सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड की, जिसमें से 10 जूल हीट निकल गई। आपने सिस्टम के ऊपर 30 जूल वर्क किया और सिस्टम ने जो वर्क किया वो था 15 जूल। अब मैं देखना चाहता हूं कि टोटल जो चेंज आया है वो एनर्जी में कितना आया है। याद रखें, पहले सिस्टम के पास 8 जूल एनर्जी थी। अब मैं देखता हूं कि अब कितनी एनर्जी सिस्टम के पास है। 20 जूल हीट की फॉर्म में आई, 10 जूल निकल गई। 20 जूल आई, 10 जूल निकल गई, तो 20 माइनस 10 जो क्यू नेट है ये 10 जूल हो गया, ये 10 जूल। 20 जूल आई, 20 में से 10 जूल निकल गई, 10 जूल यहाँ पे रह गई, तो जो नेट है 10 जूल है। सिस्टम के ऊपर 30 जूल वर्क किया, 15 जूल सिस्टम ने वर्क किया, तो 30 जूल हमने वर्क किया, सिस्टम को दिया, और 15 जूल सिस्टम ने वर्क किया, तो 30 में से 15, तो जो नेट वर्क है वो 15 होगा। इसका मतलब है जो यहाँ पे हमने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की है, 20 जूल हीट की फॉर्म में से प्रोवाइड की थी, जिसमें से 10 जूल निकल गई, 10 जूल बाकी रह गई। 30 जूल वर्क की फॉर्म में प्रोवाइड की थी एनर्जी, जिसमें से 15 जूल निकल गई, बाकी 15 जूल रह गई। अब सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, 15 और 10 25 और 8 30 जूल एनर्जी होगी। सिस्टम के पास पहले टोटल एनर्जी 8 जूल थी, अब 33 जूल होगी। ये जो 25 जूल है, इसको हम बोलते हैं कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। 25 पहले 8 जूल थी, अब 33 जूल, जो चेंज आई है वो 25 जूल आई। तो मैं सम अप करूं, सिस्टम की एनर्जी दो तरीकों से बढ़ाई जा सकती है, सिस्टम को हीट करके या सिस्टम पे वर्क करके। इस तरह सिस्टम जो एनर्जी लूज करता है वो भी दो तरीकों से करता है, वर्क की फॉर्म में लूज करता है या हीट की फॉर्म में लूज करता है। जब किसी सिस्टम में एनर्जी ऐड की जाती है तो वो एनर्जी सराउंडिंग से आती है, तो सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और यहाँ पे हीट को वर्क में चेंज किया जा सकता है, वर्क को हीट में चेंज किया जा सकता है, और ये काम ज्यादा होता है कि हीट वर्क में चेंज हो और वर्क हीट में चेंज हो, ये बहुत कम होता है। उसके बाद आप लोगों को पता है, सपोज ज्यादातर जो सिस्टम हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो ये है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस मौजूद है, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे गैस मौजूद है, एक सिलेंडर पे यहाँ पे गैस मौजूद है, और आप इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितने तरीकों से चेंज किया जा सकता है। सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है, प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या आप टेम्परेचर कम करें, इसको कूल करें, इसके नीचे आइस रख दें तो उसका वॉल्यूम कम हो जाए। वॉल्यूम कम करने के दो तरीके, प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो सकता है, या टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम कम हो सकता है। तो आप
किसी सिस्टम पे कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, किसी सिस्टम पे कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको मुख्तलिफ प्रोसेसेस देता है। और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, इसको यूज करके हम लोग मुख्तलिफ पैरामीटर जो है वो निकाल सकते हैं। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, जो मैंने आपको वो सारा बताया है। उसके बाद वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, उसको इस्तेमाल करके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है उसको इस्तेमाल करके आप लोग वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल करके। हाकन नवाज भट्टी की बुक में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जो सेम टेम्परेचर पे हो, यानी आप लोग अब सेम टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस कैसे हो सकता है, सेम टेम्परेचर पे कैसे हो सकता है। सपोज ये गैस है, इस गैस के ऊपर आप लोगों ने कोई एक पिस्टन लगा है मूवेबल, यहाँ पे गैस मौजूद है और इसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, इसके ऊपर काफी वेट रखे हुए हैं। यूं यूं आप वेट कम करते जाते हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। और आपको पता है जब गैस एक्सपेंड करती है तो टेम्परेचर फॉल करता है। कीप इन माइंड, गैस एक्सपेंड करेगी तो टेम्परेचर फॉल करेगा। तो ये जो इसकी एक्सपेंशन हो रही है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो नहीं हो रही, क्योंकि जो ही गैस ने एक्सपेंड किया है उसका टेम्परेचर फॉल किया है। तो याद रखें, इसको एक हीट रेजरवायर के साथ जोड़ें जो इसका टेम्परेचर फॉल ना होने दे। एक्सपेंशन से जो टेम्परेचर में कमी हो फौरन से ये प्रोवाइड कर रहे, इसे बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से आप लोग जो वर्क डन है, जो वर्क ये गैस एक्सपेंड करके जो वर्क कर सकती है, वो वर्क आप लोग निकाल सकते हैं। उसका ये निकाला, ये उसका फार्मूला है, जो वर्क वहां से निकलता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। इस तरह वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। और एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, ना हीट बाहर जाए सिस्टम से ना सिस्टम के अंदर है, फ्लो ऑफ हीट जीरो हो, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल करके एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है उसका फार्मूला ये है, हाकन नवाज भट्टी की बुक में आपने जरूर देखी। इस तरह वो प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम तो चेंज होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉल्यूम चेंज ना हो। वॉल्यूम चेंज बचाने के लिए सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे कोई सिलेंडर है, इसके अंदर गैस मौजूद है, इसके अंदर गैस मौजूद है, आप इसके ऊपर एक पिस्टन लगाएं, आप इस पिस्टन को फिक्स कर दें, सील कर दें, ये ना ऊपर मूव कर सकते ना नीचे, और फिर इसको हीट करें। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसको जितनी भी हीट आप लोग प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट जो है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट आप प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हम डिफाइन करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट होती है जो 1 ग्राम के लिए हो या 1 मोल के लिए। जब हम अमाउंट स्पेसिफिक कर दें तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम या 1 मोल। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम या 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। जब पिस्टन फिक्स होता है, जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उससे हम कहते हैं
हीट का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह जो आइसोबैरिक प्रोसेस है वो क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं? एक गैस है किसी सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, वो पिस्टन फ्री टू मूव, आजादाना मूव करे। जब आप उसको कूल करें पिस्टन नीचे मूव करे, जब हीट करें गैस एक्सपेंड करे पिस्टन ऊपर मूव करे। जब फ्रीली मूवमेंट हो पिस्टन की तो हम कहते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड होने वाली हीट दो काम करती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और दूसरा वर्क करती है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क करती है। वर्क वजह पिस्टन ऊपर मूव करके जाएगा। जब पिस्टन फिक्स था, जो हीट आपने प्रोवाइड की थी उसने सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाई थी, पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर रहा था, इसलिए वर्क पी डेल वी वर्क नहीं हुआ था। पी डेल वी को वर्क बोलते हैं, वो वर्क नहीं हुआ था। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर है या पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है, पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है, आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे दो हिस्सों में जाएगी, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और दूसरा पी डेल वी उसका वर्क करेगी। तो हम कहते हैं जो एनर्जी हमने कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड की है उसने सिस्टम की एंथैल्पी चेंज की। ये जो चीज है ये एंथैल्पी की तरह, उसने सिस्टम की एंथैल्पी चेंज की। Heat provided at constant pressure changes enthalpy of the system, increases enthalpy of the system. What is enthalpy of the system? Change in internal energy plus pressure volume work, ये enthalpy है। क्योंकि उसमें, और याद रखिए इंटरनल एनर्जी इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसी की मेजर करें, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर कम हो तो इंटरनल एनर्जी कम, टेम्परेचर ज्यादा हो तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा। जब आप इसको हीट करते हैं और पिस्टन फ्री टू मूव तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है और साथ साथ ये पिस्टन भी ऊपर मूव करता है, यानी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी होता है। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 ग्राम या 1 मोल गैस हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बाय यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी में चेंज आता है टेम्परेचर बढ़ाने से, कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है? पिस्टन को सील करके। प्रेशर कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है? पिस्टन इज फ्री टू मूव। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे हो सकता है? ना हीट अंदर जाए ना बाहर आए, आइसोलेटेड सिस्टम, उसकी वाल्स उसको आइसोलेटेड कर दें, उनमें से हीट ना अंदर जा सके ना बाहर आ सके, जैसे थर्मोफ्लास्क। और आइसोथर्मल कैसे होता है? आप लोग जो सिलेंडर है उसको एक रेजरवायर के साथ रेजरवायर में रखें, जब वो एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर फॉल करेगा और ये हीट रेजरवायर उसको हीट प्रोवाइड कर देगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने देगा। जब कंप्रेस करें जो हीट ऑफ कंप्रेशन आएगी वो रेजरवायर वो अपने अंदर डाल लेता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। तो आइसोथर्मल प्रोसेस करने के लिए यू नीड अ हीट रेजरवायर। अब मैं आप लोगों से, इसका मतलब है कि enthalpy change with unit change in temperature is called specific heat at constant pressure. Internal energy change with unit change in temperature at constant volume is called specific heat at constant volume. On these two, this is work done during a diabatic process. This is work done during the isothermal expansion. अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज जो है वो हम करने जा रहे हैं, वो है कि एडिंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये हम लोग भी बात कर चुके हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और आई थिंक कि आप लोग मुझे आसानी से वो चीज़ बता सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप लोगों के पास ये 2 सिलेंडर है, इन दोनों सिलेंडर के अंदर आप लोगों के पास 1 मोल गैस है, इसमें भी 1 मोल सपोज हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल,
इस सिलेंडर के अंदर भी 1 मोल हाइड्रोजन गैस, दोनों सिलेंडर में 1 मोल हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर भी 1 मोल हाइड्रोजन गैस है और इस सिलेंडर के अंदर भी आप लोगों के पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन गैस। आप इन दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं। याद रखें, जब टेम्परेचर में चेंज की बात आए तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर होते हैं। जब टेम्परेचर में चेंज की बात आए, जितना डिग्री सेंटीग्रेड में इजाफा होता है इतना ही केल्विन में इजाफा होता है। आप उन दोनों का टेम्परेचर याद रखें, 1 मोल हाइड्रोजन गैस इन दोनों सिलेंडर में है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि इसका जो पिस्टन है वो सील है और इसका पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है। इसका मतलब जिसका पिस्टन सील है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जिसका पिस्टन मूवेबल है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। आप इन दोनों को हीट करते हैं, इसको भी हीट करते हैं, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे जो आप हीट करेंगे वो सारी की सारी हीट जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, क्योंकि पिस्टन सील है, पिस्टन के ऊपर मूव नहीं करेगा, सारी की सारी एनर्जी इस्तेमाल होगी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में या इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट क्या करेगी, उसका कुछ हिस्सा तो टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल होगा, कुछ हिस्सा जो है वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करने में इस्तेमाल हो जाएगा, वर्क में इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। Cp, heat required to raise temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin is greater than Cv, क्योंकि इसमें जितनी की जितनी आपने हीट प्रोवाइड की है, एनर्जी प्रोवाइड की, उसने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया, वर्क नहीं किया। यहाँ जल्दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज कर जाएगा, यहाँ आहिस्ता से करेंगे। Cp इज ग्रेटर देन Cv, कितना बड़ा है Cp और Cv में क्या रिलेशनशिप है, ये है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आप लोगों को ये असाइनमेंट है कि हक नवाज भट्टी की जो बुक है उसमें आप लोग ये जरूर देखें कि Cp और Cv का जो रिलेशनशिप है, Cp Cv से कितना बड़ा होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट के इक्वल। इस अमाउंट में Cp जो है वो Cv से बड़ा होता है, कीप इन माइंड। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ और भी एप्लीकेशन कुछ लिखी हुई है, इसकी कुछ और भी एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन है, जूल थॉमसन इफेक्ट हो गया और जो कुछ एप्लीकेशन है वो आप लोग उस बुक में से करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।